नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम ट्रिक्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग लेबर लॉ की क्लास तो कंप्लीट कर ही चुके हैं। अब एक मेजर सेक्शन बचा हुआ था जो इकोनॉमिक्स का था। तो दोस्तों आज से उसको स्टार्ट करते हैं और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लेना है कि हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या क्या है। समझे नहीं समझे दोस्तों? तो इसमें हम देखेंगे 4 मेजर पार्ट में डिवाइड करके इसको सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहला नेशनल इनकम, ठीक है। अब जब नेशनल इनकम की दोस्तों बात करेंगे तो हमें यही जीडीपी पढ़ना है, जीएनपी पढ़ना है, एनएनपी पढ़ना है, ठीक है। और भी बातें हैं उसको यहाँ कंप्लीट करेंगे हम लोग दोस्तों, ठीक है। अब क्या है, और आगे जब जाएंगे तो हम पाते हैं कि एक पब्लिक फाइनेंस चैप्टर होता है, पब्लिक फाइनेंस होता है, जिसमें कहीं ना कहीं क्या है, किस तरीके की सरकार की प्राप्तियां हैं, मतलब रिसीप्ट्स क्या है, और किस तरीके से खर्च है, मतलब एक्सपेंडिचर क्या क्या है, मतलब प्राप्तियों के बारे में बात करेंगे। जैसे देखते हैं ना कि कहीं ना कहीं 2 तरीके के मेन तौर पे देखेंगे, एक राजस्व प्राप्तियां होती है, एक पूंजीगत प्राप्तियां होती है। मतलब क्या है कि रेवेन्यू है और क्या है, सिंपल सी बात है, पूंजीगत जो कैपिटल से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। और उन्हीं के अकॉर्डिंग 2 तरीके के खर्च भी हैं। अगर प्राप्तियां 2 तरीके के हैं तो खर्च भी उसी अकॉर्डिंग है। अब देखिए दूसरी बात यहां देखेंगे कि भाई अगर प्राप्त कर रहे हैं और खर्च कर रहे हैं तो हो सकता है घाटा हो या कोई बचत हो, तो उसको भी देखेंगे। तो बहुत सारे जो घाटे हैं उनको देखेंगे, समझ में आया। और भी जो सारी बातें होंगी उसको देखेंगे। जैसे फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन किस तरीके से चीजें डिवाइड कर रहा है केंद्र और राज्य के बीच, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अब देखिए अगला होता है फाइनेंस मार्केट के बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों 2 बातें यहाँ भी हैं। यहाँ जैसे मनी मार्केट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और साथ में क्या है कि फाइनेंस या कैपिटल मार्केट करेंगे, कैपिटल मार्केट के बारे में बात करेंगे। जब मनी मार्केट की हम बात करेंगे दोस्तों तो वहीं पे जैसे बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, तो इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो होता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें कि भारत की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ किस तरीके से जुड़ी हुई है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे जैसे हम देखेंगे दोस्तों करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और क्या है कि साथ में और भी देखेंगे कि ऑफिशियल रिजर्व, और यहीं पे हम आईएमएफ के बारे में हल्का सा जान लेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में हल्का सा जान लेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। और इन्हीं सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग एक चैप्टर पढ़ना, ठीक है। अब देखिए क्या है कि सबसे पहली बात तो जो सब्जेक्ट है उसके नाम को हमें समझना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो इस सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है अर्थशास्त्र, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। तो क्या है, जो अर्थशास्त्र है उस शब्द को समझना है। तो अर्थ को अगर देखेंगे तो उसका मतलब होता है धन। धन मतलब कहीं ना कहीं वेल्थ के बारे में बात करेगा यहाँ पे। तो मतलब वेल्थ से रिलेटेड चीजें इस के अंतर्गत पढ़ी जाएंगी, समझ में। अब क्या है कि एक अर्थव्यवस्था होता है शब्द, एक होता है अर्थशास्त्र, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था क्या है, सिंपल सी बात है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। जब कोई देश उसके साथ जुड़ेगा तभी वो कंप्लीट वर्ड होगा, समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। बल्कि अर्थशास्त्र जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पे क्लियर है कि मतलब कहीं ना कहीं किसी देश में अर्थशास्त्र को अप्लाई करना ही अर्थव्यवस्था है, अगर सही से समझा जाए तो। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए ये सारी बातें हैं, ये तो बेसिक बातें हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो सबसे पहला चैप्टर हम जो लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे नेशनल। तो सब जो ये चैप्टर है उसको कहा जाता है राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन, मतलब नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन। अब एक बात बताओ दोस्तों कि हमें यह सोचना होगा कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, ठीक है। तो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय के पढ़ने की आवश्यकता क्या है या उसके उत्पादन के बारे में क्या हमें सोचना होगा या समझना होगा कि आवश्यक क्यों हो जाता है ये सारी चीजें। तो होगा क्या मेरे भाई, अगर इसे हमें समझना है तो बात यह है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक स्थिति जो रियल कंडीशन है उसके बारे में जानकारी लगाने के लिए हमें इसके बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। अब रियल में जानकारी कैसे लगेगी कि रिसोर्स होंगे और उन्हीं का यूज किस तरीके से किया जा रहा है उसी को यहां समझना है, क्योंकि रिसोर्स ही फाइनल कहीं ना कहीं उत्पाद में कन्वर्ट होगा, उसी का प्रोडक्शन होगा या उसी का उत्पादन होगा। समझ में नहीं समझ रहा? तो दोस्तों जो किसी भी देश के जो रिसोर्सेज हैं
उन्हीं के बारे में कहीं ना कहीं इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भी बात सही है, ठीक है। अब देखो क्या है कि रिसोर्स को अगर समझेंगे दोस्तों तो दो तरीके के मेन होते हैं, ठीक है। एक होता है नेचुरल, मतलब जो प्राकृतिक रूप से है, जैसे पर्वत, पठार, नदियां, ठीक है। और एक होता है मैन मेड। क्या होते हैं? मैन मेड, ठीक है। जैसे कोई मशीन हम डेवलप किए, वो भी एक रिसोर्स है। समझे दोस्तों? तो इन सबको मिक्स बना के मतलब कहीं ना कहीं रिसोर्सों का यूज हो रहा है, और वो भी रिसोर्स क्या, उनका यूज कैसा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। समझ में क्लियर है कि मतलब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन में सबसे पहले टर्म को समझना होगा कि हमें रिसोर्सेज होते हैं, उन्हीं को हम उत्पाद में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो उन्हीं को इनके अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब रिसोर्स क्या है, अगर हम सही से समझे तो रिसोर्स ऐसी चीजें होती है जो मानवीय आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो एक बात यहां मुद्दे को समझ लेना दोस्तों, मानवीय आवश्यकता है क्या, आराम या जो सुविधा जो मानव जीवन में आसान बनाए मानव जीवन को, वो रिसोर्स होगा कि नहीं होगा? होगा मेरे भाई, क्योंकि वो भी मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्विसेज जो है वो भी रिसोर्स है। समझने वाली बात है, इसीलिए इसको भी हम यूज करेंगे जब जीडीपी पढ़ेंगे। जीडीपी में पढ़ते समय हमें आएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट आएगा, कहेगा कि उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को, मतलब जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है एवं जो सर्विसेज है, उन दोनों को वो कंसीडर करता है जीडीपी में, जो इसी चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। समझे? क्योंकि सर्विसेज क्या है, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन की ओर लोगों को ले जा रही है, कि मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है ना मेरे भाई। बात समझो, समझे नहीं समझे बात को? कॉन्सेप्ट समझना है, हमें थोड़ा बातों को समझना होगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि रिसोर्सेज का आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, और उसी को समझने के लिए किस तरीके से मानव कल्याण हो रहा है, इन सब बातों को समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं इस चैप्टर के बारे में, क्लियर है बात समझ में? स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा अपना जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना है। अगर लिख पाइएगा तो उसको लिख भी लीजिएगा एक पेज पे, ठीक है। तो कहता क्या है कि किसी भी देश के घरेलू सीमा के भीतर, मतलब डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत उत्पादित, मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है, अंतिम वस्तुओं और एवं सेवाओं, मतलब अंतिम, लास्ट, पहले बात तो घरेलू सीमा, मतलब डोमेस्टिक बाउंड्री के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि अंतिम वस्तु, मतलब लास्ट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एवं सर्विसेज, मतलब सेवाएं, मतलब सर्विसेज के बारे में बात कर रहा है। अब देखो दोस्तों, इन सब के जो मार्केट प्राइस है, बाजार मूल्य, मतलब बाजार में जो मूल्य है, मतलब प्राइस के बारे में बात कर रहा है। समझ में आया? क्या है कि किसी भी राष्ट्र के घरेलू सीमा के भीतर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजारू मूल्य को ही उस देश की जीडीपी कही जाती है, पहली बात। अब दूसरा एक पॉइंट और समझना है भाई, ये बाजारू मूल्य या ये सेवाएं कितने दिनों की, एक वर्ष के बारे में बात करेगा। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ष के भीतर किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जो वस्तुएं उत्पादित की जा रही है, कौन सी वस्तुएं, जो अंतिम वस्तुएं हैं, ठीक है, एवं उनसे मतलब जो सर्विसेज हैं, उनके बाजारी मूल्य को उस देश का जीडीपी कहते हैं। समझ में? इतनी बात समझ में क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से एक चीज समझ लेना दोस्तों, एक देखो, ये जो की पॉइंट है इसको समझना है। देखो, एक होता है फिजिकल बाउंड्री, ठीक है, मतलब भौतिक सीमा एक होती है मेरे भाई। जो भौतिक सीमा होती है ना, जो फिजिकल बाउंड्री दिख रहा है वही केवल है, जैसे इंडिया है तो ये जो दिख रहा है ना, यही है भौतिक सीमा। लेकिन अगर हम घरेलू सीमा की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जहां तक इसकी संप्रभुता है, एक तरीके से देख लो, समझ में? मतलब 12 नॉटिक मील की दूरी होती है, ये भी घरेलू सीमा के अंतर्गत ही आती है मेरे भाई। समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो क्यों घरेलू सीमा लिया जाता है, ये बात समझना। घरेलू सीमा कहीं ना कहीं भौतिक सीमा से थोड़ी सी बड़ी ही है। समझ में? अब आगे बढ़े। अब और ध्यान दो कि ये जो पॉइंट लिखे, इनसे कुछ मतलब निकलते हैं।
जैसे सबसे पहली बात लिख रहा है अंतिम वस्तु, मतलब फाइनल प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे क्या है कि सपोज करो ये बोर्ड ही बनाना था, ठीक है, तो इसमें कहीं जगह से इसकी स्क्रीन आई होगी, कहीं इसमें बीटीएस मतलब कई चीजें चिप वगैरह लगा होगा, वो अलग अलग आई होगी, तो सबका अलग अलग न जोड़ के जब ये बन के फाइनल निकला उस प्रोडक्ट की कीमत के बारे में बात करेगा। अगर अलग अलग की बात करेगा मेरे भाई तो क्या होगा, मल्टीपल टाइम उसका यूज हो गया, उसका काउंट हो जाएगा, तो वो चीज गलत आ जाएगी। समझ में आया? तो इसीलिए अंतिम वस्तुओं के बारे में बात करेगा। ठीक है, और सेवाओं को आप समझिए, सर्विसेज है जो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ गए। और दूसरी बात भाई, एक टाइम के साथ इसको फिक्स करना है, तो वो टाइम क्या है कि 1 वर्ष के भीतर। समझ में आया? इतनी बात है। तो ये होती है मेन चीजें जीडीपी की, और वो कहाँ काउंट होता है मेरे भाई, बाजारू मूल्य पे बात करेंगे। समझ में आया? बाजार के मूल्य में क्या है उसको इसमें देखेंगे दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जीडीपी का काउंट हो रहा है, वो जो जीवीए मेथड आया है वो किस तरीके से चेंज हुआ है। लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तब जाके हम लोग वहां पे पहुंचेंगे। जैसे लिखेगा जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस लेस सब्सिडी, वहां लिखेगा, तो वो सब चीजों को वहां समझेंगे हम लोग। बेसिक प्राइस क्या होता है उसको समझेंगे दोस्तों, लेकिन कुछ मुद्दे को हमें समझ लेना है। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में? अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई जीडीपी से आखिर हमें क्या मतलब है, क्या चीजें दिख रही है। पहली बात तो उस देश के अंतर्गत कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, वो चीज हम जान लेंगे। और अभी यहां कहीं बात नहीं की गई कि किसी देश के अंतर्गत वो किसके द्वारा उत्पादन किया गया, क्या वो विदेशी है या भारतीय है। बात समझो, अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो दूसरे देश की यहां लगी हुई है, फिर भी वो हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत है, तो वो भारत की जीडीपी में काउंट होंगी। बात समझ में आई? इतना क्लियर है? जैसे टेस्ला, सब कुछ करो, टेस्ला इंडिया में इंडस्ट्री आग लगा रही है, तो उससे जो उत्पादन होगा वो भारत की सीमा के अंतर्गत हो रहा है, इसलिए वो भारत की जीडीपी में काउंट होगा। और सपोज कर जैसे आर्सेलर मित्तल की इंडस्ट्री है, वो लंदन में सपोज करो लगी है, तो वो हमारे क्या जीडीपी में काउंट नहीं होगा, भले ही वो इंडियन कंपनी है। टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं, वो उस देश की जीडीपी में काउंट होंगी दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें मुद्दा समझना है कि आखिर जो उत्पादन हो रहा है या जो जीडीपी बन रही है वो आखिर है क्या, क्यों आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है। देखो, जब 1929 की मंदी आई थी, 1929 की मंदी आई थी, उस समय मार्केट दूसरे तरीके से रन कर रहा था। कहा जाता था कि आप उत्पादन कर दो और उसका मांग अपने आप आ जाएगा मार्केट, समझे। लेकिन 1929 की मंदी के बाद सिनेरियो चेंज होता है, और उसके बाद कहा जाता है कि जो डिमांड है ना, जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं मार्केट में उत्पादन को प्रेरित करता है, या उत्पादन के लिए मतलब क्या है कि किस तरीके का उत्पादन होना चाहिए वो डिमांड डिसाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं डिमांड से उस देश की जीडीपी डिसाइड होगी। किंग्स का साथ या सारी बातें हैं, देखिए उतना डीप हम नहीं जाएंगे। रीजन यह है कि भाई हमें कोर्स के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, चीजों को हमें कवर कर लेना है, जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उस मेन मुद्दे को हमें समझना है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, एडी, एग्रीगेट डिमांड। समझ में आया? क्या एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करेंगे, तो वहां हम पाते क्या है, C + I + G + X - M। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ये चीज होता है, और ये जो एग्रीगेट डिमांड है वो जीडीपी होती है किसी देश की, कि किसी देश की जो डिमांड है वही वहां की जीडीपी है। क्लियर है? क्लियर है? बात समझिए। और डिमांड क्या है, डिमांड यूटिलाइज करेगा ना भाई व्यक्ति, समझे नहीं समझे, कि उससे कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्लियर है? अब देखिए क्या है कि भाई किस तरीके से कंजप्शन है उस देश में वो डिसाइड करेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट क्या है वो डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट का क्या रोल है वो डिसाइड करेगा। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी उसमें बात है, इसी को नेट इंपोर्ट कर देते हैं, नेट एक्सपोर्ट कर देते हैं। समझ आया दोस्तों? जहां पे ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जिस अर्थव्यवस्था में होगी उसी को ओपन इकोनॉमी कहेंगे। समझ में? जहां ये नहीं होगी उसे बंद इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी कहेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखेंगे यहां गवर्नमेंट का भी रोल है। अब जब कोई देश मंदी में चलता है तो कहीं ना कहीं स्टिमुलस पैकेज दिए जाते हैं, गवर्नमेंट का रोल है। अगर जीडीपी बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। भाई
कंजप्शन तो कौन बढ़ाएगा? वो तो जहां वहां का नागरिक है, जो लोग हैं, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो कंजप्शन बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं। और अगर उनके पास पैसा है नहीं है तो फिर क्या जीडीपी कैसे आगे जाएगी, इसके बारे में सोचना है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मतलब क्या है कि स्टिमुलस पैकेज देगी, कुछ चीजें करती है, देखेंगे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी उसमें आती है भाई, फिजिकल पॉलिसी आती है, ये सारी चीजें आती है, हम लोग देखेंगे। लेकिन बात मुद्दे को समझना है कि किस तरीके से जीडीपी को बढ़ाया घटाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट सरकार बढ़ा देगी। अब देखेंगे कई बार क्वेश्चन आता है कि रेट को घटा देंगे तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा। भाई दोनों देखो, रेट घटाएंगे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब रेट उस समय घटाया जाता है जब मंदी का माहौल चल रहा है, समझ में, ठीक है। तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। अब देखो क्या है, आगे देखेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्लियर है। मतलब अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मेरे भाई, मतलब हम अपने देश में एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या, कि हम अपने यहाँ बना के बेच रहे हैं दूसरी जगह, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बन रहा है तभी तो जा रहा है। तो हमारी जीडीपी कहीं ना कहीं डिसाइड होता है कि अगर एक्सपोर्ट अच्छा है तो जीडीपी हमारी अच्छी होगी। चाइना क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट इकोनॉमी बना रहा है, कहीं ना कहीं चीजों को एक्सपोर्ट करता है, समझ में। हर देश भाई एक्सपोर्ट भी करता है, कुछ चीजें इंपोर्ट भी करता है, हम भी करते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब जो अपना अगला कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो है दोस्तों जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो दोस्तों इसको हमें समझने के लिए कुछ बातें हैं, उसको ध्यान से समझना है। ये होता क्या है, जीडीपी प्लस, ठीक है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न इन अब्रॉड। क्या है कि भारतीयों का या भारतीयों द्वारा विदेशों में कमाई की जाती है और उसी तरीके से विदेशियों द्वारा भारत में भी कमाई की जाती है, समझ में। तो जो लोग हैं वो क्या है, फैक्टर है, समझ, उसको यहां पे कंसीडर करेगा दोस्तों। अब इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि भारतीयों द्वारा कमाई गई विशुद्ध आय, मतलब भारतीयों द्वारा कमाई गई विशुद्ध आय के बारे में बात करेंगे। अब देखो भाई, इसको समझना होगा कि इसको हमें तोड़ के समझना होगा कि ये क्या चीजें है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं अगर जीएनपी पढ़ेंगे तो जीडीपी प्लस जी जो नेट फैक्टर इनकम अर्न इन अब्रॉड है उसको ध्यान से देखना होगा। ये दोनों चीजें मिला के ही जीएनपी बनता है। अब इसका मतलब क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो चीजें हैं उसके अंतर्गत इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हमें समझना होगा, क्योंकि जीडीपी तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, समझ गए। तो अभी इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर हम तोड़ के देखेंगे मेरे भाई तो हम पाते क्या है, यहां दो बातें हैं, ठीक है। एक पहली बात, भारतीयों द्वारा विदेश में आए, ठीक है। अब जिस तरीके से भारतीय लोग विदेशों में जाके काम कर रहे हैं उसी तरीके से बहुत सारे विदेशी लोग इंडिया में आ रहा है, तो वो क्या कहेंगे, विदेशी द्वारा भारत में आए। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से यहां से मुझे समझना, इन दोनों का जो अंतर होता है ना मेरे भाई, इन दोनों का जो अंतर होता है वो होता है नेट फैक्टर इनकम अर्न इन अब्रॉड। क्लियर है, बात समझ में, ठीक है। अब देखो सपोज करो मैं इसको ए ले लिया, इसको ले लिया बी, ठीक है। ये ए है और ये है बी। अब इन दोनों का जो अंतर है, ठीक है, अगर उसको जीडीपी के साथ जोड़ दिया जाए, अगर उसी जीडीपी के साथ जोड़ दिया जाए तो हम पा जाएंगे जीएनपी। क्लियर है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ध्यान से, अब मुद्दा और समझना है, अब मुद्दा और समझना है। समझना यह है कि जब इस ब्रैकेट को हम लोग तोड़ेंगे, जब इस ब्रैकेट को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मुद्दा आता है उसको समझेंगे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब लिख रहा है जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस ए माइनस बी। अब दिमाग में रखना है कि ए को भारतीयों द्वारा कमाई है और बी को भारत में विदेशियों द्वारा कमाई गई आय के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर इसको हम तोड़ के समझेंगे तो क्या पाते हैं, जीडीपी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। मतलब जो विदेशों द्वारा, मतलब विदेशियों द्वारा भारत में आय हो रही है उसे जीएनपी में हम काउंट नहीं करेंगे। मुद्दा ये समझना मेरे भाई, क्लियर है।
कि मतलब भारतीयों द्वारा जो विदेशों में कमाई जा रही है वो तो काउंट हो रही है जीएनपी में, लेकिन मेरे भाई कि जो विदेशियों द्वारा भारत में कमाई जा रही है वो काउंट, क्लियर है बात? मतलब कहीं कहीं पूरे दुनिया में और भारत के अंतर्गत जो केवल भारतीयों द्वारा बनाई जा रही है आय या इनकम, वो ही कहीं न कहीं जीएनपी। समझ में आ रहा है नहीं बात? क्लियर है बात? समझ गए? अब देखो अगला मुद्दा क्या यहां समझना है दोस्तों कि एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, ये वाला जो सेक्शन है बी वो ज्यादा हो इससे, ठीक है, ए से ज्यादा हो। सपोज करो ए वाले जो है वो 10 रुपए कमा रहे हैं, कितना? 10 रुपए कमा रहे हैं, और ये कितना कमा रहे हैं? 20 रुपए। क्लियर है? ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये 10 हमसे अधिक है, वो हमारे जीडीपी से घट जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं मेरे भाई कि कभी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि जीएनपी वो जीडीपी से कम। क्लियर है? और इसका उल्टा भी हो सकता है, विदेशियों द्वारा भारत में बहुत ज्यादा आयात की जा रही है और जो भारत में विदेशी कम कर रहे हैं उनका कम है, तो ऑब्वियस सी बात है जीएनपी अपने जीडीपी से ज्यादा हो सकता है। बात समझे नहीं समझे बात को? क्लियर है? तो इन दोनों को दिमाग में रखना है। मतलब विशुद्ध रूप से, मतलब नेट रूप से अगर हम देखें तो इंडियंस द्वारा जो इनकम होता है वो कहीं ना कहीं जीएनपी है। क्लियर है बात? समझ में आ गई? ठीक है, वो जीडीपी से अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो ये है ना ए, मतलब इंडियन फैक्टर्स के द्वारा विदेशों में कमाई गया है, तो एक शब्द आता है जब हम लोग क्या बीओपी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे प्राइवेट रिमिटेंसेस। ठीक है, जैसे करेंट अकाउंट को जब डिवाइड करेंगे दो पार्ट में होता है, कि विजुअल होता है, इनविजुअल होता है। इनविजुअल में कहीं ना कहीं ये चीजें आती हैं, जो हमारे आदमी लोग बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं और कमा रहे हैं, वर्ल्ड में टॉप नंबर 1 पे इंडिया आता है। समझ में? प्राइवेट रिमिटेंसेस में, मतलब वहां से लोगों के द्वारा कमा के इंडिया में धन भेजा जा रहा है। आपको याद होना चाहिए कि भाई अरब कंट्री में एक विधेयक बनाया गया, दुबई वगैरह में, कि मतलब सऊदी अरब में, कि भाई यहाँ पे रिजर्व किया जाएगा अब लोकल लोगों के लिए नौकरी, या कई सारी चीजें। आप देखेंगे कई बार यूएसए में समस्या आ जाती है, H1 वीजा और ये समथिंग लेके, वर्किंग वीजा को लेके, समझ में? तो इंपैक्ट पड़ता है इंडिया पे उसका। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो जीडीपी और जीएनपी का अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो अगला कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों वो है एनएनपी। मेरे भाई इसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है, अब बात करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है? अब देखो या प्रोडक्शन, अब ध्यान से समझना चाहिए को, ठीक है, ये होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब क्या? घिसावट। किसका? मशीनों का। मतलब क्या है? जो एनएनपी होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जिसमें घिसावट किसका? मशीनों का। मतलब क्या है कि उत्पादन करने में मेरे भाई मशीनों की घिसावट तो हो रही है कि नहीं हो रही है? कि सपोज करो कोई मशीन आई, वो 20 साल उसकी लाइफ है, तो हर साल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो भी एक कॉस्ट जा रही है कि नहीं जा रही? अगर उसको हम घटा देंगे तो जो अपना प्रोडक्शन निकलेगा, ठीक है, वो हमारा नेट निकलेगा, जिसे एनएनपी हम कहेंगे। समझ में है? क्लियर है नहीं क्लियर है? बात नहीं समझ में? तो ये सब फॉर्मूले या डायरेक्ट ये ऐसे ही आपसे पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन को घटाना पड़ता है हमें जीएनपी से, क्या? एनएनपी पे आने के लिए। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गई ना इतना? अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। अभी तक हम सब चीजों को लेके चल रहे हैं जीडीपी से, और मैं पहले ही बता दिया कि जीडीपी कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस के बारे में बात कर, समझे? क्लियर है? और एक होता है मेरे भाई फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। तो ये जो एनएनपी है अभी कितने पे चल रहा है? मार्केट प्राइस पे। अब देखो अगला जो कॉन्सेप्ट समझना है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है और मार्केट प्राइस क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से समझना है दोस्तों, ध्यान से समझना है कि कोई प्रोडक्ट किसी ए इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, तो इंडस्ट्री के बाहर निकलने से पहले जो भी चीजें इसमें लग रही हैं, मतलब जो भी इनपुट आ रहा है, उसका जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं फैक्टर कॉस्ट है, और जिसमें मेरे भाई मुनाफा भी होता है। क्या होता है? मुनाफा भी होता है। मुनाफा क्या है मेरे भाई? अगर कोई इंडस्ट्री लगाने वाला व्यक्ति पैसा लगा रहा है तो कहीं कहीं रिस्क ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो रिस्क के बदले उसे मुनाफा मिलता है मेरे, ठीक है, तो वो भी क्या होता है? वो फैक्टर कॉस्ट का ही हिस्सा है। क्लियर है?
बात समझ में? अब देखो, जैसे ही ये प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ और वो मार्केट के लिए निकलेगा तो उस पर तुरंत टैक्स लगेगा मेरे भाई, और वो जो कॉस्ट होगी वो होगी मार्केट। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? नहीं क्लियर है? अब ध्यान से समझना, एक और चीज समझना है। अगर हम मार्केट प्राइस के बारे में बात करेंगे तो हम इसको टैक्स के रूप में देख रहे हैं कि टैक्स यहाँ इंक्लूड हो रहा है। तो मेरे भाई, अगर मैं कहूं कि टैक्स दो तरीके के होते हैं, टैक्स दो तरीके के हो सकते हैं इसमें यहाँ पे, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से ध्यान से समझना चीजों को। इसी को अगर हम कहें कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्लियर है? अब देखो, इनडायरेक्ट टैक्स हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका मतलब इतना हम आपको समझा देता हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जो जिन व्यक्तियों पे लगाया जाता है और जिस पे लग रहा है, ठीक है, और जो भर रहा है, दोनों में अंतर होता है। पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दोनों चीजें अलग है कहीं ना कहीं, कि टैक्स देने वाला और टैक्स जिस पे लगाया जाता है वो दोनों अलग है। और जब दोनों एक होते हैं मेरे भाई, जिस पे लग रहा है वही भर भी रहा है टैक्स, तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और जिस पे लग रहा है वो नहीं भर रहा है मेरे भाई, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स है। समझ में आया बात को? आगे समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, बात यहां समझना है। अब देखिए, ये चीज अगर देखेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, समझ में आया? और साथ में सब्सिडी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सब्सिडी के बारे में। क्लियर है? ठीक है, तो जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे तो इन दोनों का अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। देखिए, सब्सिडी भी एक तरीके का टैक्स है जो निगेटिव इन साइन होता है, जो सरकार आपके लिए कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती है। दोस्तों समझ गए? बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसको आगे समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। मतलब अभी समझ लेना है कि जो मार्केट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है वो क्या है? फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है? अब देखो, जो टैक्स है, अगर ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं जो मार्केट प्राइस है, वो फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होगा। अगर ये कुछ भी है, सब कुछ करो, 1 रुपए, 1 लिख दिए, तो ये फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा हुआ कि नहीं? अब कैसे? आप देखो, समझो, फैक्टर कॉस्ट क्या निकलेगा यहां से? मार्केट प्राइस माइनस टैक्स। इसको समझो, क्लियर है? अच्छे से समझना कि मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस होता है। और अगर हम फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो क्या पाएंगे? मार्केट प्राइस माइनस टैक्स। अभी आगे तोड़ के इसको देखेंगे, समझेंगे, बात समझना है। अब देखो मेरे भाई, कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा है, लेकिन कुछ कंडीशन हो सकती है ना हो, जब सब्सिडी वाला हिस्सा देखेंगे। अभी देख के समझेंगे चीजों को। अब ध्यान से समझना है कि देखो, अगर टैक्स है, ठीक है, तो ध्यान से समझना, मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट। अगर टैक्स नहीं है, अगर टैक्स नहीं है तो मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट होगा कि नहीं होगा? कोई टैक्स ही नहीं लगाया जा रहा, मतलब ये 0 है, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं? हो गए? ठीक है। अब देखो, अब तीसरी बात देखो कि भाई इसको क्या आपको बताया, ध्यान से समझना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यही बात आपको बताई। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरे भाई, आगे का समझना मुद्दा कि ये चीज लिखा है कि फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस ये वाली बात। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को अगर तोड़ेंगे, तो हम क्या पाते हैं? फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। क्लियर है कि फैक्टर कॉस्ट में कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस में सब्सिडी जुट रही है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब और मुद्दा और अच्छे समझना है, अब इन कंडीशन पे आएंगे कि मगर अगर टैक्स है किसी प्रोडक्ट पे, टैक्स है, सब्सिडी नहीं है, टैक्स है तो सब्सिडी नहीं है, तो कहीं ना कहीं फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस से कम होगा। समझ गए? अगर टैक्स है तो भाई मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होगी। दोनों बात सही है, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होगी। कब? जब टैक्स है, और जब टैक्स नहीं है मेरे भाई तो दोनों बराबर होंगे। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई?
थोड़ा सा समझने वाली मुद्दा है कि भाई देखो इसको तोड़ के समझे, सिंपल सी बात है यार, कोई संख्या लिखो, सब कुछ करें, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये 1 रुपए है, सब्सिडी तो नहीं है तो 0 हो गया। फिर भी क्या, फैक्टर कॉस्ट कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस से कम हो रहा है, मार्केट में से ही तो घट रहा है वो, समझ में नहीं समझ में। और अगर यही होगा तो मार्केट, अगर फैक्टर कॉस्ट अगर फिर मार्केट प्राइस के बारे में बात करेंगे तो ये इधर आएगा तो जुटेगा नहीं जुटेगा, प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब अगर किसी मार्केट में सिर्फ और टैक्स है तो मेरे भाई हमेशा मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होगी। और अगर टैक्स नहीं है, साथ में सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जा रहा है, तो जो फैक्टर कॉस्ट होगा मेरे भाई हमेशा मार्केट प्राइस से ज्यादा होगा, प्लस में आएगा। समझे? तो इस इक्वेशन को आपको तोड़ के थोड़ा सा समझ लेना है। समझ गए बात को? क्लियर है? इतना तो कर लेंगे, इतनी बात समझ में है।